नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में पिछले सेशन से ही हमने अपने व्याकरण का जो खंड है वो स्टार्ट कर दिया था। व्याकरण में हमने पिछले सेशन में अपठित गद्यांश पढ़ा था, जो कि आपके व्याकरण का सबसे पहला भाग होता है कि उसमें हम अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। तो अपठित गद्यांश चूंकि आगे भी हम व्याकरण के और भी सेशंस लेंगे तो उनमें भी हम और आगे पढ़ सकते हैं। कल हमने एक क्लास में पढ़ा था और एक मैंने आपको पढ़ने के बाद होमवर्क में उसके क्वेश्चन आंसर दिए थे। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी थे। अगर आप एक बार अच्छे से गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए इजी हो जाता है। तो आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके व्याकरण का एक नया पार्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है अविकारी शब्द। आपने पहले भी सुना होगा अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। तो क्या होते हैं ये अविकारी शब्द, ये अव्यय शब्द? तो ऐसे शब्द जिन पर काल, वचन या फिर लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं होता। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज अब आप अविकारी शब्द समझ जाएंगे तो ये जो अविकारी शब्द है ये आगे चल के भी आपको बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। बहुत सारे व्याकरण के जो आप चीजें पढ़ेंगे व्याकरण की, उसमें आपको ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। ये सारी चीजें आप उसमें भी समझने वाले हैं। अगर आपको सिर्फ एक लाइन याद है कि क्या होते हैं अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द वो होते हैं बच्चों जिनपे किसी भी लिंग का, काल का, वचन का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे, क्योंकि व्याकरण का सेशन है, ऐसा नहीं है कि बस कान सुनना है, रीडिंग करनी है और छोड़ देना है या फिर प्रश्न उत्तर करने हैं। क्योंकि व्याकरण का सेशन है तो पूरा समझ के कॉपी में लिखना है। तो अपनी जो आपके पास कॉपी है, अगर फेयर कॉपी है व्याकरण की तो वो ले लीजिए, अगर रफ कॉपी है तो वो ले लीजिए, क्योंकि लिखना समझना दोनों साथ साथ है। तो साथ साथ लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज की व्याकरण का सेशन, अव्यय या अविकारी शब्द। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, अव्यय शब्द जिसमें कोई भी विकार नहीं आता। विकार का अर्थ है परिवर्तन, अर्थात जिसमें काल, लिंग, वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए और साथ साथ, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है तो आप साथ साथ उसको लिख भी सकते हैं। जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल बहुत जरूरी चीजें हैं, तो सारी चीजें आप एज इट इज लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं आता, अर्थात जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के लिंग, वचन, कारक आदि का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी सेंटेंस में अगर चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो उसका, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो उसका, काल अर्थात भविष्य हो, भूत हो, वर्तमान हो, इस पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता इन शब्दों पर। इसी कारण इन शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। तो आप साथ के साथ लिखते भी रहिए कि अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं आता। विकार को आप परिवर्तन भी लिख सकते हैं, चेंज भी लिख सकते हैं, कि जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। किससे? वाक्य में प्रयुक्त, अर्थात जो भी हम वाक्य लिख रहे हैं उस वाक्य में चाहे संज्ञा प्रयुक्त हो रही हो, सर्वनाम प्रयुक्त हो रही हो, उनके लिंग, वचन, कारक आदि का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हीं कारण इन्हें
अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। तो कहीं पर अगर आपको अव्यय शब्द आता है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर अविकारी शब्द आता है तो तब भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अव्यय शब्दों को ही अविकारी शब्द कहा जाता है और अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। अब अव्यय शब्द का अव्यय का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। अव्यय आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, अव्यय अर्थात जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात जिसका कुछ भी व्यय अर्थात आपकी भाषा में कहें खर्च। तो खर्च यानी कि जिसमें कुछ भी परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई भी चेंज ना हो। तो जिसका कुछ भी व्यय ना हो अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले, अर्थात उसके रूप में कोई भी परिवर्तन ना आए। तो बिल्कुल एज इट इज इसको अपनी कॉपी में उतारिए, अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। एक लाइन में अगर कहें तो ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन काल की दृष्टि से, जिनमें लिंग वचन काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वो अपने रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं, यानी कि वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लीजिए इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। देखिए अव्यय शब्द जो है वो यहाँ पर दो शब्दों से बना है, आप देख पा रहे होंगे, अ धन व्यय। अ का अर्थ है जहां पर जैसे असंभव, एक संभव है और एक असंभव है। तो संभव यानी कि काम होना संभव है, असंभव यानी कि अ जहां पर लग गया इसका अर्थ है नहीं। तो व्यय शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अ धन व्यय, इसके योग से बना है। इसका अर्थ हुआ कि जिसमें कोई व्यय ना हो, और अव्यय के निम्नलिखित भेद है। अब आप ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझिए कि अव्यय शब्दों के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? अव्यय शब्दों के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो 5 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले है क्रिया विशेषण। अव्यय शब्द के 5 भेदों में सबसे पहले है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के बारे में सबने सुना होगा कि किसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अभी एक बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी सारी चीजें। संबंध बोधक, संबंध बोधक अर्थात संबंध बताने वाला। दूसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अर्थात शब्दों को जोड़ने वाला। विस्मयादि बोधक अर्थात आश्चर्य या विस्मय प्रकट करने वाला। ठीक है, और अंत में आता है निपात। तो निपात का अर्थ है जो ऐसे शब्द होते हैं जो उसके अर्थ के किसी अगर पद में जुड़ जाए तो उसके अर्थ पर वो विशेष बल देते हैं। अगर किसी वाक्य में जुड़ जाते हैं तो जो बात वहां पर बोली जा रही है, अर्थात जो अर्थ निकल रहा है बात का, तो उस पर फोर्स लग रहा है, उस पर बल पड़ रहा है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। तो इस तरह से इसको निपात कहा गया है। तो इसे अव्यय शब्दों को बिल्कुल ध्यान से सुनने की, समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ध्यान से सुनेंगे बहुत इजी है और बहुत ही पढ़ने में बहुत ज्यादा आनंद आपको आएगा। और अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा अपना ध्यान हटा लेंगे तो चीजें आपके लिए टफ हो जाएंगी, बल्कि बिल्कुल भी ये कठिन नहीं है। तो अव्यय शब्दों के हम निम्नलिखित जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले आप 8th क्लास के बच्चे हैं,
पिछले सेशन में, पिछले साल आप जब 7th में थे तब मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया था। और आगे भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है, समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मैं हर चीज का आपको कहती हूँ कि चैट के माध्यम से मुझे बताइए और मैं फिर से आपको उस चीज का रिवीजन करवाऊंगी, आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी। क्योंकि हम मनुष्य हैं और सारी चीजें हमें एक साथ याद रखना बहुत बहुत मुश्किल है। तो अगर आप भूल गए हैं कि क्या होता है क्रिया विशेषण, वैसे तो छोटी क्लास से ही हम पढ़ते आते हैं। सबसे पहले हमने क्रिया पढ़ा होगा, संज्ञा पढ़ा कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरह सर्वनाम पढ़े कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्रिया अर्थात किसी काम के होने का पता जहां पर चल रहा हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो सभी को छोटी सी एक लाइन में क्रिया की परिभाषा तो आती ही है कि जहां पर हमें किसी काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया तो हो रही है, काम हो रहा है, लेकिन पूछा गया है क्रिया विशेषण अर्थात काम की विशेषता। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण जो शब्द है वो क्या है, उसका क्या अर्थ है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है कि कहीं हम क्रिया विशेषण में ही ना खो जाएं। हम ध्यान रखेंगे कि हम क्रिया विशेषण को किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं। हम क्रिया विशेषण को अव्यय शब्दों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिया विशेषण क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अव्यय शब्द पढ़ रहे हैं। तो अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं वो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पर बताती हूँ, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। या फिर राम तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, राम तेज दौड़ रहा है, अर्थात यहां पर कछुआ, अगर यहाँ पर सेंटेंस होता कि कछुआ चल रहा है तो क्रिया हो रही है, नॉर्मल सी बात है कि क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, कछुआ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर शब्द आया है धीरे धीरे। किस तरह का शब्द आया है, धीरे धीरे। तो कछुआ धीरे धीरे चल रहा है और अगले सेंटेंस में क्या आया, राम तेज दौड़ रहा है। तेज अर्थात राम दौड़ रहा है, केवल अगर इतना लिखा हुआ होता तो केवल क्रिया यहाँ पर हो रही है, लेकिन शब्द आया है तेज। तो राम तेज दौड़ रहा है अर्थात ये राम के क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो जो यहाँ पर शब्द दिए हैं बच्चों, जो रेखांकित शब्द हैं, ये शब्द जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कहाँ, कितना, कब, कैसे, ये जो सारे शब्द हैं, और कितनी, या ये जो सारे शब्द हैं बच्चों, ये है अव्यय शब्द है। सबसे पहले तो ये अव्यय शब्द है और दूसरा ये क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, किसी काम की विशेषता को बता रहे हैं, तो इसीलिए ये क्रिया विशेषण है और अव्यय शब्दों के एक भेद के अंतर्गत आते हैं। आप समझ गए होंगे कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं। तो इस तरह के शब्द जैसे कहाँ, कितना, कब, कैसे, धीरे धीरे, तेज, तो ये सारे जो शब्द हैं ये अव्यय शब्द हैं
और चूंकि ये किसी काम की विशेषता को बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है काम, कब हो रहा है काम, कितना काम हुआ है, कहाँ हो रहा है काम, तो ये सारी क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, इसीलिए ये अव्यय का पहले भेद के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं, क्रिया विशेषण के भेद। तो अभी तक हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान पूर्वक, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर साफ साफ सारी चीजें दिखाई दे रही है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले हमने अव्यय शब्दों के आपको भेद बताए, जैसे अव्यय शब्दों के भेद में हमने क्या क्या बताए। सबसे पहला भेद क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय आदि बोधक और पांचवा निपात। आप यहाँ पर 5 भेद अव्यय शब्द या अविकारी शब्दों के देख रहे हैं, जिसमें कि हम पहला भेद पढ़ रहे हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं उसको हम पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से बिल्कुल हम अव्यय शब्दों को एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद, अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, कहाँ, कितना, कब, कैसे, और आगे भी हो सकती है बहुत सारी चीजें। तो इन्हीं के आधार पर क्रिया के काल को बताना, क्रिया के स्थान को बताना, क्रिया के रीति को बताना, अर्थात किस तरीके से हुई तरीका बताना, और परिमाण अर्थात कितनी मात्रा में हुई इसको बताना, उसके आधार पर भी क्रिया के विशेषण के 4 भेद आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो इससे आपको क्रिया विशेषण भी याद हो जाएगा। देखिए, एक चीज पढ़ रहे हैं और 2 चीजें हमें एक साथ याद हो जाएंगी। क्रिया विशेषण को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अव्यय शब्द, अव्यय शब्दों का पहला भेद पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, तो ये अव्यय शब्दों के अंतर को भी हमें बताएगा। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण के जो भेद हैं उसके 4 भेद हमको यहाँ पर दिए हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब ये कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, तो काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है, काल का अर्थ होता है समय, अर्थात क्रिया के समय को बताना। तो काल का अर्थ अभिप्राय है समय। कुछ क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो काल संबंधी विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि आखिर क्रिया जो है वो कब हुई, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कालवाचक क्रिया विशेषणों को हम कैसे समझेंगे, फटाफट से, अगर आपको थोड़ा सा क्रिया विशेषण आपने पढ़े हैं तो कोई मुझे फटाफट से एग्जांपल दीजिए कि कालवाचक क्रिया विशेषण हम कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सूर्य प्रातः निकलता है। सूर्य निकलता है ये क्रिया है, लेकिन सूर्य प्रातः निकलता है, सुबह के समय निकलता है, अर्थात क्रिया के काल को यानी कि समय को बताया गया है। दूसरा है, आपने देखा होगा शाम के समय पक्षी अपने घरोंदों की तरफ जाते हैं, अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं। तो पक्षी शाम को लौटते हैं। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, आपके मन में जो भी इस तरह के एग्जाम्पल आ रहे हैं आप चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि पक्षी शाम को लौटते हैं, पिताजी शाम को आएंगे, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो इस तरह के जो शब्द हैं इसमें हम ये
क्रिया विशेषण का जो कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि समय जो हमें बता रहा है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर प्रातः और शाम, ये जो दो शब्द हैं, ये बता रहे हैं कि क्रिया कब हुई, अर्थात क्रिया के समय को बता रहे हैं। तो सूर्य प्रातः निकलता है, पक्षी शाम को लौटते हैं, और भी आप एग्जाम्पल मुझे दे सकते हैं अपने चैट के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जो हमें बताता है, क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की स्थान संबंधी जो विशेषता होती है, अर्थात क्रिया कहां पर हो रही है, विशेषता का बोध कराते हैं। तो ये सारे अव्यय शब्द हैं, आप पहले ध्यान से समझ लीजिए कि हम अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें लिंग वचन काल की दृष्टि से कोई भी रूप में उनके परिवर्तन नहीं आता है। और उसके बाद हमने उनके भेद पढ़े। तो यहाँ पर जो ये शब्द है धीरे धीरे, तेज, और ये इस तरह के शब्द जो है क्रिया विशेषण है। और अब यहाँ पर इसके भी भेद, क्योंकि क्रिया भी बहुत सारे तरीके से होती है, बहुत अलग अलग समय पे होती है, और अलग अलग मात्रा में होती है, अलग अलग तरीकों से होती है। तो उन्हीं के आधार पर बांटा हमने। तो सबसे पहले हमने काल के आधार पर बांटा, तो सूर्य प्रातः निकलता है, पक्षी शाम को जाते हैं। अब हम स्थान के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो स्थान की विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषताओं को बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे कि क्या लिखेंगे, चारों ओर हरियाली चारों ओर फैली है, हरियाली चारों ओर फैली है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। एक है हरियाली चारों ओर फैली है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो चारों ओर, हरियाली कहाँ फैली हुई है, चारों ओर। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में। अगर हम कहेंगे हरियाली है, तो हमारे चारों तरफ हरियाली है, लेकिन हरियाली चारों ओर फैली हुई है, बिल्कुल चारों तरफ हमें हरियाली दिखाई दे रही है। और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों जो सेंटेंस है, यहाँ पर दोनों जो वाक्य है, उसमें हमें क्रिया के स्थान के बारे में बताया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति अर्थात जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति संबंधी विशेषताओं को बताते हैं। अब रीति शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। रीति का अर्थ होता है तरीका, कि क्रिया किस तरह से संपन्न हो रही है, काम करने का तरीका। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेष रीति संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्थानवाचक में हम और भी बहुत सारे उदाहरण इसके दे सकते हैं, कि कोई भी जो काम है वो निकट हो रहा है, दूर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, बाहर हो रहा है, अंदर हो रहा है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम स्थानवाचक में दे सकते हैं। तो इसके भी आप मुझे, अगर आपको और भी उदाहरण आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो फटाफट आप चैट के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं। तो अब हम रीतिवाचक पढ़ रहे थे, क्रिया का तरीका किस तरह से होता है, क्रिया किस तरह से हो रही है। तो हम लिखेंगे, पहले भी हमने लिखा था कि राम तेज दौड़ता है, तो बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, हिरन
तेज दौड़ता है। तो हिरन दौड़ता है, ये एक बात है, लेकिन तेज दौड़ रहा है अर्थात क्रिया किस तरह से हो रही है वो हम यहां पर दिखा रहे हैं। और क्या लिखेंगे? राधा राधा धीरे धीरे चलती है। राधा चल रही है, ये क्रिया हो रही है, लेकिन किस तरह से हो रही है? धीरे धीरे, अर्थात राधा धीरे धीरे चल रही है, हिरन तेज दौड़ता है। तो क्रिया के रीति अर्थात क्रिया के होने का जो क्रिया ये बता रहा है कि क्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है, तरीका बता रहा है कि धीरे धीरे हो रही है, तेज हो रही है या और किसी तरीके से हो रही है। तो जो क्रिया के होने के बारे में बताता है कि क्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये हम क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपको बता देती हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अब क्या होता है? परिमाण का क्या अर्थ होता है? परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, अर्थात कितनी मात्रा में क्रिया हुई है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है और कि सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाई है, ताकि आपको कोई भी आप कुछ भी गलती ना करें मेरे बोलने में और अपने लिखने में। आप यहाँ से फटाफट अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उससे आप समझ सकते हैं। तो परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषताओं को अर्थात मात्रा संबंधी विशेषताओं को बताती है, का बोध कराती है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अति, अत्यंत, खूब, और भी हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कुछ, आगे आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को लिख दिए हैं, और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कुछ या फिर अधिक या पर्याप्त या कम। तो इन सभी चीजों का, इन सभी शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्रिया कितनी मात्रा में संपन्न हुई है। जैसे तेज दौड़ता है तो उसमें साफ पता चल रहा है कि तेज दौड़ता है। अगर मैं बोलूं कि बहुत तेज दौड़ता है तो यानी कि क्रिया जो है बहुत तेजी से हो रही है। जो राधा सुंदर है, सुंदर है क्रिया है, सॉरी क्रिया की विशेषता है सुंदर है, अति सुंदर, उसकी लेखनी अति सुंदर है, यानी कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत, अति अर्थात बहुत, और अत्यंत खूब, कुछ, मैं कुछ दिनों के लिए वहां जाऊंगा, कुछ दिनों के लिए अर्थात थोड़े से टाइम की बात की जा रही है कि कुछ, या फिर अधिक या पर्याप्त, जो मेरे पास, मेरे लिए पर्याप्त धन है, अर्थात मेरे पास जितना है वो मेरे लिए पर्याप्त है, कम। इस तरह के हम और भी इन शब्दों से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि क्रिया, जहां पर हम इस तरह के शब्दों को देखते हैं क्रिया में, तो हमें पता चल जाता है कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हम क्रिया विशेषण के जो भेद पढ़ रहे थे, अव्यय शब्द के भेदों के अंतर्गत पहला भेद था क्रिया विशेषण। अब दूसरा भेद है संबंध बोधक, अर्थात संबंध बताने का जो काम करता है, संबंध बोधक शब्द से ही पता चल रहा है कि संबंध बताने का जो काम करता है। तो जिन अव्यय शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए, जब
ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे वाक्यों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द या संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। संबंध बोधक शब्दों को दिशा, काल, स्थान, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय आदि के आधार पर भेदों को बांटा जाता है। संबंध बोधक के प्रकार, तो संबंध बोधक के कितने प्रकार होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले आप इसको फटाफट से अपनी कॉपी में नंबर 2 हेडिंग डालिए। नंबर 1 था क्रिया विशेषण, उसके भेद हमने पढ़े थे। नंबर 2 है संबंध बोधक। तो जिन अव्यय शब्दों द्वारा जिन अव्यय शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध पता चलता है, संबंध बन जाता है, तो वे संबंध बोधक कहलाते हैं। और संबंध बोधक शब्दों को दिशा, काल, स्थान, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय आदि के आधार पर, किन किन आधारों पर? काल के आधार पर, दिशा के आधार पर, स्थान के आधार पर, कारण के आधार पर, तुलना के आधार पर और विषय के आधार पर यहाँ पर कुछ भेदों में बांटा जाता है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। पहले आप फटाफट से इसको लिखिए। तो इसको काल के आधार पर जब बांटा जाता है तो उसको हम कहते हैं काल सूचक, यानी कि काल बताने वाला। इसके भी भेद हैं, इनको भी आप फटाफट इसी तरह से लिखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है दिशा, काल, स्थान, उद्देश्य, तो यहाँ पर फिर अगला हम लिखेंगे स्थान सूचक, अर्थात स्थान के बारे में जो बताता है, स्थान सूचक। अगला है दिशा के बारे में कहा गया है तो दिशा सूचक, दिशा सूचक। अगला है समानता सूचक, तुलना की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे समानता सूचक। अगला है तुलना सूचक। फिर और भी चीजें हो सकती हैं, कारण सूचक, विकल्प सूचक या विरोध सूचक। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि काल सूचक क्या है। काल अर्थात समय की बात की जा रही है, तो इसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा जैसे के बाद। नंबर 2, से पहले। समय की यहाँ पर बात की जा रही है, काल की यहाँ पर बात की जा रही है, के पश्चात या के पूर्व आदि। बिल्कुल सेम वही दोनों बातें हैं। के बाद को हम के पश्चात बोलेंगे, से पहले को हम के पूर्व बोलेंगे। तो इसको काल सूचक में इस तरह के अव्यय शब्द होते हैं। स्थान सूचक में किस तरह के होते हैं शब्द? अंदर, के बाहर, के सामने, के पीछे, के ऊपर, के नीचे आदि। स्थान के बारे में बता रहे हैं तो के अंदर, के बाहर और बाकी चीजें जैसे कि सामने, पीछे। तो स्थान के बारे में बता रहे हैं तो स्थानों की ही हम बात यहाँ पर करेंगे। लिख लेते हैं, के सामने, के पीछे आदि। और भी इस तरह के शब्द आपको पता होंगे। दिशा सूचक, अब दिशा में क्या होगा? की तरफ, की तरफ या की ओर भी लिख सकते हैं, के पार, के पार। और भी इस तरह के शब्दों को हम इसमें लिख सकते हैं। अब समानता सूचक की बात करें तो के जैसा, के बराबर। अगर समानता की बात की जाए तो उसके जैसा, उसके बराबर,
उसकी तरह आदि। तो इस तरह के शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे, जैसे के बराबर, अगर समानता की बात की जा रही है तो के बराबर, के जैसा, के समान। आगे तुलना सूचक की बात की थी, तो इसमें भी यही आएगा, की तुलना में, की अपेक्षा, है ना। तो इस तरह हम संबंध बोधक शब्दों को लिखेंगे, अर्थात हम संबंध जब ये सारे शब्द क्या करते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने संबंध बोधक शब्द पढ़े। आगे बढ़ेंगे तो समुच्चय बोधक शब्द एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं, क्योंकि समय की कमी है, आगे के सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। जो शब्द दो शब्दों, पद बंधों या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। समुच्चय का अर्थ ही आपको समझ में आ रहा है कि जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो शब्द दो शब्दों में, पद बंधों में वाक्यों को या फिर वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बाकी की जो इसकी चीजें हैं वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको एक बार अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि ये आप ही की व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका का एक भाग है। अव्यय या अविकारी शब्द आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण की जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है, तो उसमें आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आगे का शेष भाग हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।